नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व चल रहा था उसके तहत प्रश्नों को लेकर, जो कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है और उसमें हमने करीब 15 से 16 क्वेश्चंस किए। अब ये उसके आगे के प्रश्न हैं और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि टीटीटी, पीटीटी, नेट, जीआरएफ आदि। और कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आइए हम अपने जो है नए उसी टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या था, राज्य के नीति निदेशक तत्व चल रहा था और यह उसका दूसरा वीडियो है। और ये देखिए, उसका पहला प्रश्न आज का है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो आपको यह बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है वह जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह किस भाग में सम्मिलित किया गया है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक कर्तव्यों में, तीसरा है राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और चौथा है 9वीं अनुसूची में। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इनमें से किनमें सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या किया गया है, भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या से हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, साथ ही साथ कुछ और नए प्रश्न भी मिल जाते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपका क्या आता है, पूछेगा प्रश्न अगर कभी कि जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आपका क्या आता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, तो बताइएगा इसके अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का क्या है, उल्लेख है। अब चलिए इसके अनुसार राज्य को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि का। दूसरा है राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। तीसरा है संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन होने का क्या करना, प्रयास करना। यह सभी जो है अनुच्छेद 51 के अनुसार जो है आता है। आइए चलिए हम अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। वही प्रश्न फिर से पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है उसको किसमें शामिल किया गया है। तो उस 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है 7वीं अनुसूची। और यह आपका यूपीएससी परीक्षा 2020 में ही पूछा गया। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना क्या है, शामिल है। अनुच्छेद 51 के तहत। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। वही प्रश्न आपको घुमा फिरा के बार बार पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो आपको बताना है कि राज्य की जिम्मेदारी के प्रति के बारे में बताता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के। तो बताइएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रति के बारे में, राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। आइए चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनका मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है देश में राजनीति लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, देश में पुलिस राज्य स्थापित करना, या फिर जनता के नैतिक स्तर को उठाना। तो आपको बताना है इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों बी, देश में सामाजिक
आर्थिक फाइनेंशियली लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। ये क्या है जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या है मुख्य उद्देश्य है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को क्या करना, स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में क्या होगा, सहायक होगा, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होगी, साथ ही साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में क्या होगा, एक सहायक होगा। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। वही प्रश्न दोबारा से पूछा है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है देश में राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, दूसरा है देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, तीसरा है लोगों के नैतिक एवं उच्च आचरण को प्रोत्साहन करना, और चौथा है देश में पुलिस राज्य की स्थापना करना। इन चारों में से बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर आप सभी लोग जानते हैं बी, देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होना। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं। किसका दिशा निर्देशन करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है प्रेस को, दूसरा है नागरिकों को, तीसरा है राज्यों को, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय को। तो बच्चों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं राज्यों को। किसका? राज्यों को यह निर्देशन करते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों से संबंधित है। तो यह किसका जो दिशा निर्देशन करते हैं? तो करते हैं राज्यों को। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना क्या है, राज्य का कर्तव्य है। तो डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ पॉलिसी में जो है आपका वह उद्देश्य एवं लक्ष्य निहित है जिसका पालन करना क्या है, राज्य का परम कर्तव्य है। संविधान की उद्देशिका में यानी संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में परिकल्पित लोक हितकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि सरकार नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने का प्रयास। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, जिसे उद्देशिका कहते हैं, उसमें कुछ शब्द है जैसे लोक हितकारी राज्य, समाजवादी समाज। तो इन सब की स्थापना कैसे होगी? जब राज्य जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेस को, दूसरा है नागरिक को, तीसरा है राज्य को, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यह बताना है। तो ऊपर ही मैंने आपको बताया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, राज्य को प्रदान करते हैं। किसको? राज्य को प्रदान करते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए आपका 24वां प्रश्न आ चुका है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या क्या शामिल है? तो यहाँ पहला है सभी को आजीविका के अवसर, दूसरा है पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, तीसरा है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, और चौथा है मातृत्व सुरक्षा। ये 4 दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन से शामिल हैं। यहाँ आपको कूट भी प्रदान किया गया है कि 1, 2 और 3 रहेगा, या 2, 4, 1 रहेगा, या फिर उपरोक्त सभी होंगे, या फिर केवल 1 रहेगा। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सारे जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि सभी को आजीविका के अवसर देना, समान कार्य के लिए समान वेतन देना, और उद्योगों को प्रोत्साहित करना, और जो मातृत्व सुरक्षा आता है वह सभी किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या कि संविधान के भाग 4 में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है आपका कि अभी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में शामिल है। तो आप बताइएगा भाग 4 में शामिल है। और में अनुच्छेद 39 का में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
तो पहला प्रश्न और बन सकता है कि अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत क्या आता है, तो बताइएगा अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, सभी नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं साधन प्राप्त करने का क्या है, अधिकार शामिल है। फिर देखिए अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों, यहाँ देख लीजिए अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अच्छा, तो यहाँ इसमें क्या था, का वाले में अनुच्छेद 39 का में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार शामिल था। लेकिन जो जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किसमें शामिल है, अनुच्छेद 39 का में। जबकि अनुच्छेद 39 घ में आपका जो है स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या है, प्रावधान है। आइए फिर अनुच्छेद 42 में जो है काम की न्याय संगत और मनुचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता का उपबंध है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अनुच्छेद 42 के अंतर्गत क्या आता है, तो बताइएगा न्याय संगत और मनुचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा जो प्रसूति सहायता का उपबंध है वह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 43 में जो आपका कुटीर उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उनको प्रोत्साहन देने का उपबंध है, किसमें, अनुच्छेद 43 में। अतः चारों विषय आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है बच्चों, आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान में जो हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या थी। तो जब मूलतः पहले शुरू में एकदम भारतीय जो संविधान था उसमें जो है कितने नीति निर्देशक तत्व की संख्या थी, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 13 और चौथा है 14। आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है डी। जब पहली डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मूल संविधान में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने थे, 14 थे। कितने, 14। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया गया है, रखा गया है। यह बात मैंने आपको कई बार बता दी है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा तथा अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में है, और अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक कुल 14 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, वर्णन है, मूल संविधान में किया गया था। तो यहाँ से देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आपका देखिए अनुच्छेद 36 से जो 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन जो ये आपका अनुच्छेद 36 के तहत आपका एक प्रश्न बन सकता है, अनुच्छेद 36 में आपकी राज्य की परिभाषा और 37 में आपका जो है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में है। लेकिन फिर अनुच्छेद 38 से लेकर जो आपका अनुच्छेद 51 जो कि कुल 15 अनुच्छेदों में क्या है, नीति निर्देशक तत्व जो आपके है उनका क्या है, वर्णन किया गया था। जबकि अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का बाद में जोड़ा गया। अतः वर्तमान में नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 18 है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि वो मूल संविधान में कितने थे, तो बताइएगा 14। समझ आया। बाद में यह 4 मैंने आपको बताया ना, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 43 का और फिर अनुच्छेद 48 का, यह तीनों चारों जो है आपका बाद में जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इन चारों अनुच्छेदों में से कौन सा बाद में जोड़ा गया है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और खा दोनों, और फिर अनुच्छेद 48 का, यह चारों क्या है, बाद में जोड़े गए हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो जो जैसे कि हमारे संविधान में कुछ स्रोत है, कहीं से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो आयरलैंड से हमारा जो है, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो बताइएगा आयरलैंड के संविधान से।
यहाँ देखिए आपका दूसरा पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, पूछा जा सकता है कि राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो आप बताइएगा भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। फिर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में केटी शाह का एक प्रमुख जो है वाक्यांश है बोला गया, उन्होंने कहा था यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि यह किसका कथन है कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, उसकी सुविधा पर छोड़ दिया गया है। तो आप बताएंगे जो है केटी शाह ने यह कहा था। किसने? केटी शाह ने कहा था। इसका अर्थात यह है बच्चों की जो सरकार है वह चाहे जो है उसका पालन करे, उसको लागू करे या ना करे, या उस पर जो है उसकी सुविधा एवं व्यवस्था पर जो है पूर्णतः जो है करता है, और जो है और बाकी जो है अगर उसका मन करेगा तो वह पालन करेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, नहीं तो जो है वह उसको ठंडे बस्ते में डाल देगा। आइए चलिए हम अपने 26वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान की किन धाराओं में दिए गए हैं, और यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 29 से 50, दूसरा 36 से 50 है, तीसरा 36 से 51 और डी है 29 से 51। तो मैंने आपको बताया था कि जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 36 से 51, जिसमें से 36 में आपका राज्य की परिभाषा के बारे में, 37 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और 38 से लेकर 51 जो आपकी जो है 14 है उनके अंतर्गत जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जबकि आपके 4 अनुच्छेद बाद में उसमें जोड़े गए हैं। उसमें कौन कौन से थे? आपका उसमें था 39 का, 43 का और खा दोनों थे, ठीक है, और उसके बाद 48 का। ये चारों जो है आपके बाद में जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। फिर यहाँ देखिए 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं कि देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, और तीसरा राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें। यहाँ देखिए नीचे दिया है कि इन कूटों की सहायता से इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक क्या बताइए, प्रकृति बताइए। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत सही है, और तो कूटों की सहायता से बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है ए और सी, तीसरा ए और बी, और डी है उपरोक्त तीनों। आपको इन चारों में से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैंने डी उपरोक्त तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए देश के शासन में मूलभूत महत्व या जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बनाता है, और किसी न्यायालय द्वारा जो है इसे लागू नहीं कराया जा सकता, ना इसमें कुछ परिवर्तन कराया जा सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका क्या करे, सम्मान करे। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि जो विधि निर्माण यानी कानून बनाते हैं तो उसमें क्या करें, इसका सम्मान करें। यहाँ देखिए हमारा पहला व्याख्या है कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन के मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका आता है कि जो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, न उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह जो तत्व है यह देश के शासन के मूलभूत है, और विधि बनाने में इन तत्वों का जो है लागू करना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य भी होगा। आइए हम अपना 28वां प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकता। वही मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया कि किस अनुच्छेद में। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर बी, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, ना ही न्यायालय द्वारा उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ देखिए हम अपने 29वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ के हमारा 29वां प्रश्न है कि सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक से मिलता है। तो जो आपका सामाजिक आर्थिक उपबंध का वर्णन है तो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है वह बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके, नागरिकता उपबंध में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, या सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। तो अभी मैंने आपको ऊपर कई बार बताया कि सामाजिक आर्थिक उपबंध आपके किस में मिलते हैं, बी, जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें मिलते हैं, सामाजिक और आर्थिक उपबंध। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने की क्या की गई है, बात की गई। तो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आपका नीति निर्देशक तत्व आता है और इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की क्या की गई है, बात की गई है। जिसमें से कुछ ज़्यादा महत्व के जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में नीचे दिया गया है। चलिए उनके बारे में देखते हैं। पहला देखिए आपका है 38 अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आपका यहाँ देखिए क्या आता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का किस अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। फिर अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो आपका जो है 39 का में क्या आता है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और अनुच्छेद 41 में आता है आपका कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुच्छेद 41 के तहत क्या आता है तो बताइएगा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 43 का में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का क्या भाग लेना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 के तहत अगर प्रश्न पूछे किसके तहत क्या आता है तो बताइएगा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। फिर अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आता है। और अनुच्छेद 51 जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, इसके तहत आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। आइए चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था। तो आपको बताना है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यह किसने कहा था संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर ए, BR अम्बेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, संविधान सभा में यह कहा था। आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की उपलब्धि के बाद हमारी अभिलाषा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने की है। तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र की उपलब्धि तो हमने पा ली, लेकिन इसके बाद हमारी अभिलाषा है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और इसका समृद्धिशाली होने की आशा दिलाते हैं। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की टिप्पणियां निम्नवत हैं। पहली टिप्पणी उनकी क्या थी कि अगर इसमें समाजवाद नहीं है तो मैं समझने में असमर्थ हूँ कि आखिर समाजवाद क्या है। यह किसकी टिप्पणी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की नीति निर्देशक तत्वों पर। फिर यहाँ देखिए उनकी दूसरी टिप्पणी है कि हमने जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो ना कठोर हो ना अपरिवर्तनशील, विभिन्न विचारधारा के लोगों के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। यह किसने कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर यहाँ उनकी तीसरी टिप्पणी है कि मेरे विचार से नीति निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करते हैं कि हमारा लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इन चारों में से कौन सा जोड़ा गया है। तो बताना, पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, दूसरा है गोवध निषेध, तीसरा है मुफ्त निःशुल्क कानूनी सहायता और चौथा है समान नागरिक संहिता। इन चारों में से कौन सा जोड़ा गया है आपको वो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, मुफ्त कानूनी सहायता। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान में बाद में क्या ये जोड़ा गया है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 को जोड़कर गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है अनुच्छेद 39 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप बताइएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। और इसके तहत आपका अनुच्छेद 39 का के तहत क्या आता है, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त कानूनी सलाह का जो है क्या आता है, प्रावधान किया गया है।
तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है बाद में जोड़ा गया है किस के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, किसमें, अनुच्छेद 39 का में। चलिए आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, वह आपको बताना है। पहला, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह तो बिल्कुल सही है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है, गलत है। इन्हें जो है भाग 4 में शामिल किया गया है, ना कि भाग 5 में शामिल किया गया है। इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है। और फिर चौथा है कि राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होगा। और पांचवा है कि सब तत्वगादीवादी विचाराओं से प्रेरित है। या 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको जो है नीचे कूट दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, पहला, तीसरा, पांचवा सही है। और तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 4, 5 सही है। और चौथा ऑप्शन है 1 और 3 सही है। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा। तो आपका सही आंसर है डी, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ देखिए, पहला कि इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यह बिल्कुल सही है। और तीसरा ये कि इनका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक के आधार प्राप्त करना, या क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बिल्कुल सही कथन है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मैंने आपको बताया था कि जो भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से के संविधान से लिया गया। और यह किस भाग में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है, सॉरी भाग 4 में। इनका उद्देश्य क्या है बच्चों, पूछा गया है कई बार, मैंने आपको ऊपर प्रश्नों में भी बताया। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। फिर राज्य को इन्हें अनिवार्यता लागू करना आवश्यक नहीं है और न सभी तत्वगादीवादी विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए केवल कथन 1 और 3 सही है। अतः सही उत्तर क्या है, विकल्प डी। तो यहाँ पर आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। और जो है ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाती रहूँगी अगले अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।